हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने फर्स्ट एपिसोड में अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के सिलेबस के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम लोग फर्स्ट यूनिट को फुल डिस्क्रिप्शन रूप में पढ़ेंगे। उसमें क्या क्या पढ़ने हैं, जैसे कल जो सिलेबस हमने चर्चा किया था, सिलेबस के बारे में तो आप सभी समझ ही गए होंगे कि क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है। और जो नहीं समझे हैं वो BTEUP के साइट से अपने सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगा, कोई कंप्यूटर साइंस होगा, कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगा, मैकेनिकल प्रोडक्शन होगा, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल होगा, सिविल इंजीनियरिंग होगा, सिविल EPC होगा, तो सभी में सेम सिलेबस है। आप लोग चाहें तो सिलेबस साइट से डाउनलोड करके अपने पास रखिए और सिलेबस में क्या क्या है वो देखते रहिए। मैं टॉपिक बाय टॉपिक एक एक टॉपिक आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट यूनिट है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, इसका हिंदी है मात्रक एवं बीमाएँ। मात्रक एवं बीमाएँ, यूनिट का हिंदी है मात्रक, डायमेंशन का हिंदी है बीमा। ये बीमा अलग चीज़ है, मात्रक अलग चीज़ है। इसी मात्रक को हम एक रूप में दिखाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, उसी को हम बीमा कहते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका डिटेल रूप से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में फर्स्ट यूनिट हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट में जितनी मात्रक हैं, बीमाएँ हैं, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो भौतिक विज्ञान होता क्या है, जैसे आप कभी कभी जाते होंगे कहीं इंटरव्यू में या किसी अपने सीनियर के पास, तो वो पूछता होगा कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो मैं चलिए इसी बात से स्टार्ट करता हूँ। जैसे मान लीजिए बारिश होती है, तो बारिश के समय आप देखे होंगे कि आकाश में कुछ तड़क भड़क होती है, गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है, लाइटिंग होती है, खूब ढेर सारा लाइटिंग होती है, आवाज़ आती है। क्यों आती है हम लोग उसको नहीं जानते हैं। जब तक हम उसको पढ़ेंगे नहीं, जब तक कोई हमको बताएगा नहीं, तब तक हम उसको नहीं जान पाएंगे, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि हम जो घटना घटी, जैसे मान लीजिए वो आकाशीय बिजली का गड़गड़ाहट हुआ, बिजली चमकी, चमक हुआ, खूब तेज़ लाइटिंग हुआ, उस घटना को हम लोग क्या करते हैं, एक निश्चित रूप में पढ़ते हैं कि वो कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, फिर आगे कब होगा। तो इसी टाइप के अध्ययन को हम विज्ञान कहते हैं। तो इसको ऐसे आप बताएंगे किसी को तो कहेगा इसको तो विज्ञान की परिभाषा नहीं आती है। नहीं कहेगा आती है। तो कैसे आप ऐसे बताएंगे, किसी प्राकृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के ढेर सारे परिभाषा हैं, उसमें से एक ये है, किसी प्राकृतिक घटना का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। आप ये भी जानते हैं कि जब भी कोई कार्य होता है तो उसमें मापन जरूर आता है, मेजरमेंट आता है। आप उसके भी मेजरमेंट से भी विज्ञान का परिभाषा दे सकते हैं। जैसे मैजिक ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड साइंस, मतलब मापन का जादू या जादू का मापन, मापने का क्रिया भी विज्ञान कहलाता है। तो इस टाइप से आप विज्ञान की परिभाषा, ढेर सारी परिभाषाएं दे सकते हैं। भौतिक विज्ञान फिजिक्स में अलग अलग ब्रांच हैं, ढेर सारे ब्रांच हैं, और सभी ब्रांचों से जो स्पेसिफाइड रूप बना है उससे अलग अलग इंजीनियरिंग का फील्ड बना है। जैसे मैकेनिकल फिजिक्स, आप उसमें से मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, ठीक है। आप इलेक्ट्रिकल फिजिक्स होता है, उसमें हम
सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और करंट आदि के बारे में पढ़ते हैं। वो जब हम अध्ययन करते हैं तो इलेक्ट्रिकल फिजिक्स हो जाता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डेवलपमेंट होता है। तो फिजिक्स से ही सारे इंजीनियरिंग का, सारे विज्ञान का उत्पत्ति हुआ है। चलिए, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी, विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, बताइए आप, पता है? क्लास 6 से आप सभी लोग साइंस पढ़ते हैं और ये चीज़ क्लास 6-7 में भी बताई जाती है। उसमें किताब में है विज्ञान का जनक कौन है। जैसे जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु को मानते हैं, एरिस्टोटल, अरस्तु। इसी तरह से विज्ञान का जनक कौन है? न्यूटन। विज्ञान का जनक कौन है? न्यूटन। भाई उसके पहले भी साइंस पढ़े हुए लोग होंगे, बुद्धिमान लोग हुए होंगे, लेकिन न्यूटन ही क्यों? क्योंकि न्यूटन जो थियरी दिए वहीं से इसका डिपार्टमेंट अलग हो गया, और जैसे डिपार्टमेंट अलग हो गया तो डिपार्टमेंट अलग होने से इसे हम विज्ञान कहने लगे। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान कहने लगे, तो भौतिकी के जनक हो गए न्यूटन। तो चलिए, ये तो हो गई बातें। अब हम लोग पढ़ेंगे मात्रक, जो हमारा फर्स्ट वर्ड है, मात्रक, यूनिट। तो ये मात्रक है क्या, पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला हेडिंग हमारा होगा मात्रक, या उसको हम कहेंगे यूनिट। ठीक है, तो यूनिट क्या है इसको मैं समझा दे रहा हूँ। इसका यहाँ पर मैं डेफिनेशन भी नोट कर दूँगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF में डेफिनेशन दिया रहेगा, आप PDF से नोट डाउनलोड करके बना लीजिएगा। उसको मैं बता रहा हूँ। अब मान लीजिए मात्रक है क्या। पहले जब आप कुछ नहीं जानते हैं, मात्रक के बारे में आप सुना नहीं, समझा नहीं, या समझिए आपको मात्रक कभी जीवन में सुनाई भी नहीं दिया, तो आप कैसे समझेंगे कि मात्रक क्या है। तो देखिए, कल मैं थोड़ी सी चर्चा किया था, उसी पर मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, कहीं भी रहते हो, अगल बगल ढेर सारे लोगों का घर है। कभी किसी के घर चावल घट गया, जैसे मान लीजिए हम लोग हॉस्टल में भी रहते थे, हॉस्टल में हमारे पास चावल की कमी हो गई, तो घर से तुरंत तो चावल लाएंगे नहीं, तुरंत मार्केट से ख़रीदने जाएंगे नहीं, तो बगल वाले से हम लोग उधार मांग लेते थे। कैसे मांगते थे? कहते थे, अरे गिलास रखते थे, गिलास जिसमें हम लोग पानी पीते हैं, तो हम कहते थे यार गिलास से 2 गिलास चावल दे दो, और जब मेरा आएगा तो मैं 2 गिलास तुमको वापस कर दूंगा। किया है ना? चलिए, तो ऐसा होता है। तो हमने गिलास से ही क्यों दिया उसको? क्योंकि हम 2 गिलास लिए और जब मेरे पास आएगा तो मैं 2 गिलास वापस कर दूंगा, तो जितना हम लिए उतना ही हम वापस कर देंगे। इसका मतलब जितनी मात्रा में हमने लिया चावल, उतने ही मात्रा में हम उसको वापस कर देंगे। ठीक है, तो अब वो जो हमारा गिलास हुआ ना, वो हमारा खुद का मात्रक है, यूनिट है, कि हमने इतने ही मात्रा में आपसे लिया है, उतने ही मात्रा में हम आपको वापस देंगे। हमारा मात्रक क्या हो गया? 1 गिलास चावल हुआ ना। ओके, तो 1 गिलास चावल हमारा मात्रक हुआ। हम 1 गिलास से आपसे कितना वापस लिए थे? हम आपसे लिए थे 2 गिलास, हम आपको वापस कितना देंगे? 2 गिलास ही देंगे, 3 नहीं देंगे। तो इस तरह से हमारा एक छोटा सा मेजरमेंट गिलास तैयार हो गया। उस गिलास से हम चाहें 1 बोरी चावल को गिलास 1, 2, 3, 4 माप सकते हैं, है ना। 1 बोरे में कितने गिलास हैं? मान लो 500 गिलास चावल हो गए, तो हमारे बोरी में हम बताएंगे कि हमारे 1 बोरी में 500 गिलास चावल हैं, और 1 गिलास चावल में हम 2 टाइम खाते हैं, तो हम 1000 टाइम खाएंगे, मतलब 500 दिन। 500 का जस्ट डबल, क्योंकि एक दिन में 2 बार आदमी खाना बनाता है। तो वो गिलास हमारा एक छोटा मापक यंत्र बन गया। अगर उसी गिलास को हम किलोग्राम कहें, मान लो थोड़ा अधिक है, गिलास का वेट अधिक है,
उसमें ज़्यादा चावल हट जाता है, 1 किलोग्राम हट जाता है, तो वही किलोग्राम हो जाएगा। हम आपसे उधार लिए थे कितना, हम कहेंगे 2 किलोग्राम उधार लिए थे, तो वापस कितना करेंगे, 2 किलोग्राम करेंगे, यही तो होगा ना। ठीक है, तो इसी तरह से अलग अलग देश में अलग अलग मापन यंत्र हुआ करते थे। जैसे जापान में अलग, अमेरिका में अलग, इंडिया में अलग, बंगाल में अलग, तो इस तरह चाइना में अलग। तो हर जगह, जैसे आप यहाँ मान लो 10 रुपये है, यहाँ 10 रुपये का चावल खरीदोगे, मान लो 30 रुपये का चावल खरीद रहे हैं, 30 रुपये में हमको 1 किलो के लमसम चावल मिल जाएगा। वही चावल हम 1 किलो लेके अमेरिका में जाएंगे बेचने, तो बाय द वे वहाँ का मेजरमेंट दूसरा है, ब्रिटेन में पाउंड चलता है, तो हम जाएंगे तो वहाँ किलो से नहीं बिकेगा, मेरा पाउंड से बिकेगा। तो अब हम 1 किलो ले गए हैं तो कितना पाउंड होगा ये तो हमको नहीं पता, क्योंकि हम पाउंड के बारे में जानते नहीं हैं। तो इस तरह से दिक्कतें चालू हो गई। और जब दिक्कत चालू हुई तो मान लो हमारे इंडिया से सप्लाई हो रहा है चाइना में, तो हम यहाँ से भेज रहे हैं कुछ और, उनके मापन में कुछ और है, तो उनको समझ नहीं आ रहा है। वो हमारे यहाँ कुछ भेज रहे हैं तो वो अपने मापन से भेज रहे हैं, हमको नहीं समझ आ रहा है। तो ये दिक्कतें धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में बढ़ने लगी। तो जब पूरे वर्ल्ड में बढ़ने लगी तो पूरे वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट मतलब हर देश के इंटेलिजेंट लोग, जो कुछ मेजरमेंट फिक्स करेंगे, उसी बात को पूरे देश के लोग मानेंगे। जैसे अपने भारत में प्रधानमंत्री हैं, भाई अभी जो कहते हैं फलाना दिन से लॉकडाउन, तो उसी दिन से सब लोग घर में बैठे रहेंगे। जिस दिन लॉकडाउन खुल गया, आदेश हो गया, सब लोग बाहर आके काम करने लगेंगे। ऐसा तो हुआ है अभी तुरंत। तो जो ये तो साइंटिस्ट नहीं है, तो वो जिस क्षेत्र के जानकार हैं उस क्षेत्र के वो सबसे बड़े जानकार हैं, राजनीति के। और जो साइंस के क्षेत्र का है, जैसे इसरो का हेड हुआ, ठीक है, IIT के वाइस चांसलर हुए, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में जितने प्रोफेसर्स हैं बेंगलुरु में, वो सभी तो इंटेलिजेंट हैं, सभी साइंटिस्ट हैं। तो जब कोई मेजरमेंट, कोई रिसर्च की बात आती है तो वो बात रखते हैं और उन्हीं की बात को पूरे देश के लोगों को मानना पड़ता है। ऐसे ही 1960 ईस्वी में, कब, 1960 में पूरे वर्ल्ड के लोगों का, पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट लोगों का एक मीटिंग हुआ, ठीक है। अब वो मीटिंग हुआ कहाँ, जेनेवा में हुआ। इस कॉन्फ्रेंस को कहा गया जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट 1960 में रखा गया। सभी देशों के लोग इकट्ठा हुए और इन लोगों ने, जो अलग अलग देशों में अलग अलग मेजरमेंट सिस्टम चल रहा था, सबको हटा करके एक सिस्टम लागू किया जिसको कहते हैं SI यूनिट सिस्टम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ सिस्टम, SI यूनिट सिस्टम। ये SI यूनिट सिस्टम 1960 में लागू हुआ। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, अभी 2021 में हम लोग जी रहे हैं। 40 और 20, इधर 40 और इधर 20, 60 साल पहले, उसके पहले अलग अलग देश में अलग अलग मेजरमेंट चलता था, आज भी चलता है। लेकिन है क्या, आज जो लोकल है वहाँ तो अलग अलग चलता है, लेकिन जो इंटरनेशनल यूनिट है हर देश में लमसम उसी को पालन किया जाता है, क्योंकि यहाँ सब जब फॉरेन कोई चीज़ सप्लाई करेंगे तो आप इसी सिस्टम को फॉलो करके, इसी से कैलकुलेट करके सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1960 ईस्वी में SI यूनिट बना और वहीं से उन लोगों ने उस समय जितनी लंबाई को 1 मीटर माना, उसी को आज तक हम मीटर मानते हैं। जितने वेट को, जितने मास को किलोग्राम माना, उसी को हम आज तक तौलते हैं। जितने टाइम डिफरेंस को, 2 इवेंट के बीच जो डिफरेंस होता है उसे टाइम कहते हैं, टाइम का एक परिभाषा है।
तो जितने टाइम डिफरेंस को उन लोगों ने टाइम का यूनिट माना सेकंड, उसी को आज भी हम स्टडी करते हैं और उसी पर हमारे सारे वॉच घड़ियाँ चलती हैं। ठीक है, तो अब हुआ क्या, तो ये हमने कहा कि अभी हम आपको मात्रक का डेफिनेशन बताएंगे और हम ये सब अभी कहानी बता रहे थे, तो बताना ज़रूरी था क्योंकि हो सकता है आपको ना पता हो, और जो लोग भी स्टडी करते हैं उनको ये सब चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो कृपया आप लोग ध्यान से सुनिए और इसको समझिए और अपने आने वाले स्टूडेंट्स को भी आप बताइए, अपने सक्सेसर को भी बताइए, क्योंकि हमको भी किसी ने बताया, हम आपको बता रहे हैं। यही ह्यूमन का एक बहुत अच्छा गुण है, इसीलिए हम लोग इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि हमको जो चीज़ें पता है ना, हम एक दूसरे को सिखा देते हैं और वो अगले वाले को सिखा देगा, वो अगले वाले को सिखा देगा। जानवरों में ये चीज़ें नहीं होती हैं, कितना भी इंटेलिजेंट हो वो ख़त्म, तो उसका सारा दिमाग ख़त्म। ठीक है, तो चलिए यूनिट क्या है देखिए। एक छोटा अमाउंट जिससे किसी राशि मतलब कोई भी चीज़ हो, चाहे तो चावल का ढेर हो, बालू का ढेर हो, ईंट का खूब ज़्यादा गजा हुआ रूप हो, तो हम ईंट को काउंट करेंगे 1 2 3। तो इस तरह से हम देखेंगे क्या कि कोई भी ढेर हो, कोई राशि हो, ढेर मतलब राशि, कुछ ज़्यादा सामान इकट्ठा है, पाउडर हो या कोई भी चीज़ हो, उसको हम एक छोटे से, जैसे हमने गिलास कहा उसी तरह गिलास के टाइप का कुछ और ले लें, उसी से मापें, उसी से तुलना करें। जैसे ये मेरे हाथ में क्या दिख रहा है, ये मार्कर है, व्हाइट बोर्ड मार्कर। हम कह दिया आपको यह 1 मीटर है, तो हम इस बोर्ड की लंबाई नापेंगे। यहाँ से हमने मापा, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7, तो इतनी ही दूरी को मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक के डिफरेंस को हम कहेंगे 7 मीटर है। ऐसा क्यों कहेंगे? ऐसा इसलिए कहेंगे कि हमने इस मार्कर को, ये मार्कर है, इसकी लंबाई बहुत कम है, 5-6 इंच होंगी, इसी को हम मीटर बोले हैं। तो इससे हम जब तुलना कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं 3 4 5 6 कि ये 6 मीटर है। हमने क्यों कहा? क्योंकि इस मार्कर को हमने मीटर माना था, एज्यूम किया था। तो किसी भी भौतिक राशि को किसी छोटे राशि से तुलना करने की विधि को हम मापन कहते हैं, चाहे वो जो भी हो। ठीक है, तो मापन का परिभाषा है, हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, किसी भौतिक राशि का छोटे राशि से तुलना करने की विधि को मापन कहते हैं। ये समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए, जो भौतिक राशि है, भौतिक राशि का न्यूनतम मापन, उससे छोटा हम मापते भी हैं, लेकिन हम न्यूनतम मापन जो SI स्टैंडर्ड यूनिट, SI यूनिट माना गया है, जिसको पूरे वर्ल्ड के लोग सेटिस्फाई किए हैं, वेरीफाई किए हैं, ठीक है, वही छोटा सा मेजरिंग यूनिट, वही मात्रा कहलाता है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? किसी भौतिक राशि का वह न्यूनतम मात्रा, क्या मात्रा, अमाउंट, किसी भौतिक राशि का वह न्यूनतम मात्रा जिससे संपूर्ण भौतिक राशि का तुलना करते हैं, उसे मात्रा कहते हैं। समझ में आ गया? किसी भौतिक राशि का वह न्यूनतम मात्रा जिससे संपूर्ण भौतिक राशि का तुलना करते हैं, उसे मात्रक कहते हैं। ये मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। किसी भौतिक राशि का वह न्यूनतम मात्रा, वह न्यूनतम मात्रा जिससे संपूर्ण भौतिक राशि का
जिससे संपूर्ण भौतिक राशि का तुलना करते हैं, उसे मात्रक कहते हैं। ये समझ में आ गया? ये एक डेफिनेशन था, एक छोटा सा डेफिनेशन, ठीक है। किसी भौतिक राशि का वह न्यूनतम मात्रा जिससे संपूर्ण भौतिक राशि का तुलना करते हैं उसे मात्रक कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे भौतिक राशि क्या होती हैं? तो ये भौतिक राशियाँ भी दो प्रकार की होती हैं, एक मूल भौतिक राशियाँ और एक व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। तो वे राशियाँ जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होती हैं, अकेले रहते हैं, स्वतंत्र, फ्री, मतलब हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, उसे मूल भौतिक राशियाँ कहते हैं। और जो किन्हीं दो भौतिक राशियों से मिलकर बना होता है उसे हम व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, वे भौतिक राशि जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं उसे मूल भौतिक राशि कहते हैं, और वह भौतिक राशियाँ जो मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनी होती हैं उसे व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। तो इसका मतलब जब राशियाँ दो हुई तो मात्रक भी दो हुए, ठीक है। तो मात्रक दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? ये दो प्रकार के होते हैं। पहला मूल मात्रक, मूल मात्रक को हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक, इसे कहेंगे डिराइव्ड यूनिट। एक हो गया फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरा हो गया व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट। अब हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं मात्रक, उसमें दोनों पढ़ेंगे, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ये मात्रक क्या है? मूल राशियों को मापते हैं, उन्हें मूल मात्रक कहते हैं, और जो व्युत्पन्न राशियों को मापते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे। हम पढ़ेंगे फर्स्ट मूल मात्रक। मूल मात्रक या फंडामेंटल यूनिट। मूल मात्रक होती क्या है इसके बारे में सुनिए पहले। वे मात्रक जिनसे मूल भौतिक राशियों को मापा जाता है उसे मूल मात्रक कहते हैं, ठीक है। ये 7 प्रकार के होते हैं, तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। मूल भौतिक राशियाँ, और इनको जो मापेंगे उन्हें कहेंगे मूल
मात्रक। इसे दो भाग में डिवाइड कर लीजिए। पहले में हो गया मूल भौतिक राशि और दूसरे में मूल मात्रक। हमने बोला 7 प्रकार के हैं। पहला लंबाई, लेंथ। लंबाई को किस में नापते हैं? मीटर में। तो इसके मात्रक को हम कहेंगे मीटर। इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। दूसरा समय, समय या टाइम। हम टाइम को किस में मापते हैं? सेकंड में। इसको स्मॉल s से दिखाते हैं। तीसरा द्रव्यमान या मास। इसको हम मापते हैं किलोग्राम में। तो इसको लिखते हैं किग्रा या केजी। चौथा हम मापेंगे, ये करंट है, बिजली जिसे लाइट जल रही है, इसी को मापेंगे। तो इसको कहेंगे विद्युत धारा। ठीक है। विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम मापते हैं एम्पियर में। इसको AMP से दिखाते हैं। पांचवा हमारा राशि है ज्योति तीव्रता। क्या है? ज्योति तीव्रता। ये ज्योति तीव्रता क्या होती है पता है? जैसे मान लो कभी बल्ब है, कभी धीमे चलता है, कभी तेज हो जाता है, तो उसका क्या बढ़ जाता है? उसकी तीव्रता बढ़ जाती है। तो इसी के डिफरेंस को जो मापन करते हैं उसी को हम ज्योति तीव्रता कहते हैं। ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी। इसको लुमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है। इसको हम मापते हैं कैंडिला में। कैपिटल C स्मॉल t से प्रदर्शित करेंगे। छठा, जब हमारा शरीर गर्म होता है तो हमारा टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है, ताप बढ़ जाता है। और जब ठंडी का मौसम आता है तो हमारा टेम्परेचर डाउन हो जाता है। थोड़ा सा हमारा टेम्परेचर क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। ठीक है। तो जब हमारा टेम्परेचर डाउन होगा तो हमको ठंडी लगती है। तो उसी के मापन को हम किस में मापेंगे? ताप को। छठा होगा हमारा ताप या टेम्परेचर। तो हम ताप को किस में मापेंगे? केल्विन में। इसके लिए हम कैपिटल K से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। सातवां यूनिट हमारा है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको हम मापते हैं मोल से। इसके लिए MOLE लिखते हैं। अब देखिए, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में हम सबसे पहले ये जाने कि यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है। उसके बाद मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 2, एक मूल मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट। तो ये फंडामेंटल यूनिट होते क्या हैं? वे मात्रक जिनसे मूल भौतिक राशियों का मापन किया जाता है उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। ये मूल मात्रक 2 प्रकार के, ये मूल मात्रक कितने होते हैं? मूल मात्रक 7 होते हैं। ठीक है।
यहाँ मूल भौतिक राशियाँ हैं। इन 7 भौतिक राशियों को मापने के लिए जो मात्रक, जो यूनिट यूज होते हैं उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई को मीटर से मापते हैं, समय को सेकंड से मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम से मापते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर से मापते हैं, ज्योति तीव्रता को कैंडेला से मापते हैं तथा ताप को केल्विन से और पदार्थ की मात्रा को मोल से। तो ये 7 मात्रक हैं जिसे हम मूल मात्रक कहते हैं। अब हम एक एक मात्रक का डेफिनेशन पढ़ेंगे। इनमें क्या क्या क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं, इस पर एक एक के बारे में मैं बताऊंगा और एक एक का डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। मीटर। आइए हम लोग अब पढ़ते हैं फर्स्ट मूल मात्रक मीटर। ये मीटर क्या होता है, किसी को पता है? बता सकते हैं 1 मीटर क्या होता है? जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट का मीटिंग हुआ तो उसमें अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग डेफिनेशन दे रहे थे। तो उसमें एक ऐसा डेफिनेशन कॉमन हुआ जो हर जगह समान हो सकता है, उसी को सभी साइंटिस्ट लोगों ने सर्टिफाइड कर दिया और वो लंबाई 1 मीटर कहलाई। वो है क्या? एक धातु होता है, जैसे केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हीलियम, हाइड्रोजन, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ये सब इनर्ट गैसें हैं। इसी तरह से एक क्रिप्टन एलिमेंट है, तत्व है, ठीक है। और क्रिप्टन ऐसा एलिमेंट है जिससे नारंगी तरंगें ऑटोमेटिक निकलती रहती हैं। जैसे कहीं देखे होंगे दीपक जलती हैं तो दीपक से उजाला ऐसे चारों ओर फैलता है, ये तो सबको पता है, ठीक है। ऐसे ही क्रिप्टन 86 एक प्रकार का तत्व है जिससे नारंगी तरंगें हमेशा रेडिएट होती हैं, निकलती हैं, दूर दूर तक जाती हैं, ठीक है। तो उसमें जब वो तरंगें चलती हैं तो तरंग कैसे चलती हैं? ऐसे ही चलती हैं, ऐसे अप डाउन ऐसे एक वेव ऐसे ऐसे करते वेव चलती हैं, ठीक है। इनके एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक के दूरी को तरंग की लंबाई कहते हैं, या इसको इंग्लिश में कहते हैं लेंथ ऑफ वेव। एक वर्ड में कहते हैं वेव लेंथ, तरंग दैर्घ्य, ठीक है। यही तरंग की लंबाई है। तो क्रिप्टन 86 से जो तरंगें निकलती हैं उसमें 1650,763.73 तरंगों की लंबाई को 1 मीटर कहते हैं। यही डेफिनेशन SI यूनिट में दिया गया, ठीक है। तो हम 1 मीटर को डिफाइन कैसे करेंगे? क्रिप्टन 86 से निकलने वाले नारंगी तरंगों के 1650,763.73 तरंगों के लंबाई को 1 मीटर कहते हैं, ठीक है। अब ये कोई क्रिप्टन 86 का, क्रिप्टन 86 का वेव फॉर्म है। इसमें ये λ1 लैम्डा लिखा है, इसको λ1, तो यह एक तरंग का लंबाई हुआ। ऐसे ही दूसरे तरंग, तो ये 1 2 3 4 ऐसे गिनते जाएंगे। कितने तरंग? 1650,763.73 तरंग के लंबाई को 1 मीटर कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें 1 मीटर थोड़ी बड़ी दूरी होती है। बड़ी मतलब क्या? लमसम इतनी होगी, हाथ से यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना दूरी को लमसम 1 मीटर कहते हैं। ये चीज़ हम सर्टिफाइड कर दिए, ठीक है। 1960 में हमारे साइंटिस्टों ने सर्टिफाइड किया, मतलब हमारे पूर्वजों ने सर्टिफाई किया, उसे सर्टिफाई कर दिया। तो इसी डेफिनेशन को लेकर हम आज चलते हैं। किसी भी कपड़े की दुकान पर जाएंगे, 1 मीटर में इतने ही लंबा एक छड़ रखा रहेगा, उस पर 2 मार्क रहेंगे, उसी से माप के आपको दे देगा, ठीक है। अब मीटर को भी छोटे छोटे भाग में डिवाइड करा गया है। मीटर जो है उसको भी छोटे छोटे भाग में डिवाइड करा गया है। कैसे?
1 मीटर के 10 लाखवें भाग को, 1 मीटर के 10 लाखवें भाग को 1 माइक्रोन कहते हैं या उसे 1 माइक्रोमीटर कहते हैं। अब हम मीटर में छोटे छोटे मापन को पढ़ेंगे। जैसे मीटर हमारा फंडामेंटल यूनिट हो गया लंबाई को मापने के लिए, उस मीटर के भी छोटे छोटे भाग हैं जो हम प्रायोगिक भाषा में यूज करते हैं, साइंटिफिक भाषा में यूज करते हैं। उसमें पहला है माइक्रोन। 1 माइक्रोन क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। 1 माइक्रोन वह छोटी से छोटी दूरी है, बहुत छोटी दूरी है, जिसमें 1 मीटर का को बराबर भागों में 10 लाख भाग में हम बांट दें तो एक जो छोटी सी दूरी होगी उसी को 1 माइक्रोमीटर कहते हैं या 1 माइक्रोन कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये हमने लिखा है माइक्रोन, इसे म्यू से प्रदर्शित करेंगे। म्यू 1 मीटर के 10 लाखवें भाग को 1 माइक्रोन कहते हैं। जैसे 1 माइक्रोन बराबर 1 मीटर और उसके 10 लाखवां भाग, यहाँ देखो 10 के 1 के आगे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 पावर 6। 1/10 पावर 6 इज इक्वल 10 पावर -6, यहाँ प्लस है तो ऊपर जाएगा -6 हो जाएगा। तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 के पावर -6 मीटर। इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे सेकेंड नैनोमीटर। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए नैनोमीटर क्या है। नैनोमीटर इसे nm से प्रदर्शित करेंगे। 1 मीटर लंबाई के 10 के घात 9वें भाग को 1 नैनोमीटर कहते हैं। अगर हम 1 नैनोमीटर को 1n और m से लिखें तो यहाँ लिखेंगे 1 मीटर और इसके कितने भाग को, 10 के घात 9वें भाग को, 10 के घात 9 हो गया, इसको ऊपर करेंगे 10 पावर -9 मीटर। ये मीटर है तो यहाँ मीटर लिखेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं 1 नैनोमीटर इज इक्वल 10 पावर -9 मीटर। ये छोटे छोटे मात्रक हैं जो मीटर को पढ़ने में सहायता करते हैं और आप लोग को ढेर सारे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें सॉल्यूशन करेंगे। अभी 1-2 और मैं बता रहा हूँ, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंगस्ट्रॉम। चलिए तीसरा है एंगस्ट्रॉम। 1 मीटर लंबाई के 10 के घात 10वें भाग को 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। तो एंगस्ट्रॉम को कैसे लिखेंगे, कैपिटल A के ऊपर ऐसे 0 बना देते हैं, इसी को एंगस्ट्रॉम का प्रतीक मानते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 1 मीटर और उसके 10 के घात 10वें भाग को, तो ऐसे लिखेंगे 10 पावर -10 मीटर। तो हम कहेंगे 1 एंगस्ट्रॉम में 10 के पावर -10 मीटर होता है। ओके, इतना समझ में आ गया सभी को। चलिए अब चौथा छोटा दूरी का हम डिस्कस करेंगे, उसको कहेंगे फर्मी। देखिए ये फर्मी क्या है। फर्मी छोटी दूरी का मात्रक है। इसमें इसका डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, 1 मीटर लंबाई के 10 के घात 15वें भाग को 1 फर्मी कहते हैं। ठीक है, अब 1 फर्मी के लिए हम कैपिटल F स्मॉल m लिखेंगे। 1 मीटर और उसमें कितने भाग दे देंगे, 10 के घात 15 से। ये जब 10 के घात 15 ऊपर जाएगा अपॉन के ऊपर तो 10 पावर -15 हो जाएगा। तो 1 फर्मी में कितने मीटर होंगे, 10 पावर -15 मीटर। ये दूरी मापने के छोटे छोटे यूनिट हैं। दूरी मतलब लंबाई नापने के छोटे छोटे यूनिट हैं। इस पर हम 1-2 क्वेश्चन आपको बताते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे और ये क्यों बताया गया है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो आइए इस पर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, करा जाए ना। चलिए ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। चलिए मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ।
ऐसे ही क्वेश्चन लिखते हैं 1 2 3 4 5 एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में बदलिए, को नैनोमीटर में बदलिए। ये आपका हो गया क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में बदलिए। तो अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है उसी का दिमाग लगाना है, ठीक है। जो आपने पढ़ा है उसी के बारे में ये क्वेश्चन है। तो इसका सलूशन कैसे होगा, देखिए क्या दिया है 1 2 3 4 5 एंगस्ट्रॉम दिया है, यहाँ पर लिखा है एंगस्ट्रॉम। हाँ जी, आप बताइए एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻10। ओके गुड। तो यहाँ एंगस्ट्रॉम लिखा है तो एंगस्ट्रॉम हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 और ये एंगस्ट्रॉम यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ हट गया तो किससे गुणा होगा? 10⁻⁻10 मीटर से। इतना समझ में आया? ठीक है, लेकिन हमको मीटर में तो बदलना नहीं था, हमको बदलना किस में है? नैनोमीटर में। तो एक नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁹। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 नैनोमीटर इज इक्वल 10⁻⁹ मीटर और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल 10⁻⁻10 मीटर। इतना है। तो अब जहाँ 10⁻⁹ रहेगा वहाँ हम 1 नैनोमीटर लिख सकते हैं ना। तो इसी को आप 1 2 3 4 5 इंटू 10⁻⁻1 फिर इंटू 10⁻⁹ लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। ये समान आधार होता है तो उसके पावर को जोड़ लिया जाता है, सबको पता है, ठीक। तो ये -1 और -9 जोड़ेंगे तो -10 हो जाएगा, क्योंकि समान चिन्हों को जोड़ा जाता है और विपरीत चिन्हों को घटाया जाता है। ऐसा आप लोगों ने बोर्ड मास मेथड में पढ़ा होगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 इंटू 10⁻⁻1 और ये जो पोर्शन है 10⁻�9 इसको हम हटा देंगे, इसके जगह पे क्या लिखेंगे 1 नैनोमीटर। तो यहाँ से इसको हम हटा दें और यहाँ लिख दें नैनोमीटर, क्योंकि इस पोजीशन को हम 1 नैनोमीटर कहते हैं। ये तो आगे गुणा होना ही होना है। तो इसको 10 से अब भाग दे दीजिए तो कितना आएगा 1 2 3 4 5, ये -1 है तो नीचे चला जाएगा 1/10 नैनोमीटर। 10 से डिवाइड कर दीजिए 1 2 3 4.5 नैनोमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से कुछ और क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चंस और मैं करा देता हूँ, उसके बाद आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF में दूंगा, उसको आप लोग सॉल्व करके फिर देखना कि क्या अच्छा लग रहा है या नहीं। अभी मैं फंडामेंटल यूनिट का फर्स्ट यूनिट पढ़ाया हूँ, वो है मीटर, ठीक है। ये मत सोचना कि एक टर्म पे एक ही यूनिट सर बताए हैं। आज आपको पहला यूनिट बताया हूँ और पहला यूनिट आपको खूब अच्छे से याद हो जाना चाहिए। मीटर क्या है, किसको कहते हैं, इसमें छोटे छोटे पोर्शन क्या हैं, जैसे एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन, नैनोमीटर, फर्मी, ये छोटी दूरी के मापन हैं। ऐसे ही बड़ी दूरी के भी मापन हैं, उसको मैं अभी नहीं बताऊंगा। अभी आपको इसी पर मैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दूंगा, इसी टाइप से आपको करना है। वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज आप लोग सॉल्व करिए, उसके बाद अगले टर्न पे इसके लंबी दूरी के मात्रक को बताएंगे, उसके बाद शेष 6 मात्रकों को अगले टर्न पे मैं कंप्लीट करूँगा। ओके, आप लोग अच्छे से पढ़िए और देखिए, मज़ा आएगा। ओके, थैंक यू।